Hi friends, welcome to all of you. In our previous lecture, we have talked about Anglo-Norman history and literature. Now we are going to discuss Age of Chaucer comprehensively. Sorry for late uploading it. तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले नज़र डालते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पर। टेबल ऑफ कंटेंट्स में सबसे पहले चौसर्स बायोग्राफी है। नंबर 2 पे है फ्रेंच पीरियड। इसमें हम रोमन डी ला रोज एंड ABC और बुक ऑफ डचेस के बारे में तफसील से आपको बताएंगे। शॉर्ट समरी ऑफ द वर्क्स विल आल्सो बी प्रेजेंटेड। इटालियन पीरियड में हम डेंटे, बोकाचियो और पेट्रार्च का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पेश करेंगे। इसके अलावा द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रायल्स एंड क्रूसेड एंड द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन का जायजा लेंगे। एंड ब्रीफ समरीज ऑफ ऑल दीज वर्क्स will also be delivered। इसके बाद इंग्लिश पीरियड है। देन विलियम लैंगलैंड एंड हिज वर्क्स, इसमें हम पायर्स द प्लोमैन का ब्रीफली जायजा लेंगे। नंबर 6 पे है जॉन गोर। जॉन गोर की बायोग्राफी और इसके 3 मेजर वर्क्स को तफसील के साथ बयान किया जाएगा। गिवेन पोइट और एंड पे हम एज ऑफ चौसर के इम्पोर्टेंट जो प्रोज वर्क हैं उनको स्टडी करेंगे। Video is going to be very interesting and informative, so stay with us। जेफरी चॉसर, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है, वो 1340s के अर्ली ईयर्स में लंदन में पैदा हुए। कुछ स्कॉलर्स का ख्याल है कि वो 1342 में पैदा हुए, कुछ का ये मानना है कि वो 1344 में पैदा हुए, बट नो वन नोज द एग्जैक्ट डेट एंड ईयर। चौसर का ताल्लुक वेल्दी फैमिली से था। इसके फादर वाइन मर्चेंट थे और वो रॉयल फैमिली को भी वाइन सप्लाई करते थे। इनके ताल्लुकात की वजह से 1357 में एलिज़ाबेथ ऑफ बर्ग, जो कि काउंटेस ऑफ अल्स्टर थी, उसके लिए चौसर एक पेज का काम करने लगे। मॉडर्न वर्ड में आप पर्सनल सेक्रेटरी कह सकते हैं। फिर एलिज़ाबेथ की एडवर्ड III के बेटे लियोनल से शादी हो जाती है और चौसर रॉयल कोर्ट में आ जाते हैं। 1359 में चौसर को लियोनल के साथ 100 ईयर्स ऑफ वॉर लड़ने के लिए फ्रांस भेजा गया। 1360 में फ्रेंच आर्मी उन्हें पकड़ लेती है और चूंकि वो एडवर्ड III के फेवरेट थे तो उन्होंने 16 पाउंड्स का रैंसम पे करके चौसर को रिहा करवा लिया। 1366 में फिलिपा से चौसर की शादी हो जाती है। इनके 3 या 4 बच्चों का जिक्र मिलता है, जिनमें थॉमस चौसर, एलिज़ाबेथ चौसर और लेविस चौसर शामिल हैं। फिलिपा की सिस्टर कैथरीन जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी। इस तरह चौसर और जॉन ऑफ गॉन्ट जो हैं वो ब्रदर इन लॉ थे और जॉन जो हैं वो उनकी बहुत इज्जत करते थे। 1367 में चौसर रॉयल कोर्ट के मेंबर बन गए। 1373 में उन्होंने इटली के सिटीज़ जेनवा और फ्लोरेंस का विज़िट किया। बहुत से स्कॉलर्स का ये मानना है कि इस विज़िट के दौरान उनकी मुलाकात बोकाचियो और पेट्रार्च से हुई। 1374 में वो लंदन के पोर्ट के लिए कस्टम कंट्रोलर के ओहदे पर फाइज हो गए। ही कंटिन्यूड इट फॉर 12 ईयर्स। 1377 में वो एक ख़ास मकसद के लिए फ्रांस गए। वो रिचर्ड II और फ्रेंच प्रिंसेस की शादी के लिए फ्रांस गए लेकिन कामयाब ना हो सके। 1378 में रिचर्ड II ने उन्हें एज ए डिप्लोमेट मिलन भेजा, जो कि इटली का ही एक सिटी है। 1386 में वो पार्लियामेंट ऑफ कैंट के मेंबर बन गए। 1387 में उनकी वाइफ फिलिपा की डेथ हो गई। On 12 July 1389 he was appointed as the clerks of King's Works। 1394 में रिचर्ड II ने चौसर को 20 पाउंड्स की एनुअल पेंशन जारी की। हेनरी IV ने 1399 में रिचर्ड II को डिपोज कर दिया। इस तरह चौसर ने अपनी लाइफ में 3 किंग्स को रूल करते हुए देखा। चौसर डाइड ऑफ अननोन काज ऑन 25 अक्टूबर 1400। देयर इज सम स्पेकुलेशन कि उन्हें रिचर्ड II के एनिमीज़ ने मार दिया या हेनरी IV ने उन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया था। चौसर को वेस्टमिंस्टर अबे लंदन में दफन किया गया।
He is the first writer to be buried at Poets' Corner. Chaucer's works fall into 3 periods. सबसे पहले हम फ्रेंच पीरियड पर नज़र डालते हैं. It is the period of his youth. इस पीरियड में चौसर ने फ्रेंच वर्क्स को इमिटेट किया है. फ्रेंच पीरियड का आगाज़ रोमन डी ला रोज की ट्रांसलेशन से होता है, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया एक शिवलरिक रोमांस है. इस दौर में फ्रांस और यूरोप में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला वर्क है. शायद यही वजह है कि चौसर ने इसे ट्रांसलेट किया. इसके बारे में हम आपको अपनी लास्ट वीडियो में तफसील से बता चुके हैं. नेक्स्ट फेमस पोइम है NABC. इसका टाइटल है ला प्रायर डी नोस्ट्रेडम, द प्रेयर ऑफ आवर लेडी. क्रिटिक्स मोस्टली इसे चौसर्स ABC के टाइटल से ही पुकारते हैं. इट इज़ अ प्रेयर टू वर्जिन मैरी. ये फ्रेंच पोइम की ही ट्रांसलेशन है. इट इज़ अ सीरीज ऑफ स्टैंजास रिलीजियस इन टोन एंड इन विच ईच ओपन्स विद द लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन ऑर्डर. मतलब कि पहला स्टैंजा A से स्टार्ट होता है, दूसरा B से, तीसरा C से शुरू होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. कहा जाता है कि ये ब्लैंचे ऑफ लैंकास्टर की रिक्वेस्ट पर लिखी गई एज अ प्रेयर फॉर हर प्राइवेट यूज़. सो वी कैन से दैट इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट चौसर्स वर्क even before the Book of the Duchess. नेक्स्ट फेमस वर्क है द बुक ऑफ द डचेस, जो प्रोबेबली 1368 और 1372 के दरमियान में लिखी गई. ये एक एलिजाइक पोइम है जो ब्लैंचे ऑफ लैंकास्टर की डेथ पर लिखी गई, जो कि जॉन ऑफ गॉन्ट की वाइफ थी. कहा जाता है कि जॉन ऑफ गॉन्ट की रिक्वेस्ट पर चौसर ने इसे लिखा. इस पोइम को लिखने के 2 पर्पजेस थे, इओलॉजी एंड एलॉजी, यानी कि तारीफ़ करना और साथ ही डेथ पर अफसोस का इजहार करना. ये ड्रीम एलिगोरिकल फॉर्म में लिखी गई है और ये एक्टोस्लैबिक कपलेट में लिखी गई है. फ्रेंड्स, इस पोइम की स्टोरी कुछ यूँ है कि पोइट ओविड स्टोरी ऑफ अल्साइनो पढ़ते पढ़ते सो जाता है. फिर वो देखता है कि वो एक ग्लास चैम्बर में है जिसकी वॉल्स पर रोमन डी ला रोज लिखी हुई है. जब वो चैम्बर से बाहर निकलता है तो कुछ शिकारी कुत्ते उसका पीछा करते हैं और वो इनसे बचते बचते जंगल की तरफ निकल जाता है, जहाँ उसे ब्लैक ड्रेस में एक शख्स दिखाई देता है. वो एक किंग है जो अपनी बिलवड की तारीफ़ कर रहा होता है और साथ ही बहुत दुखी भी है. पोएट उससे सिंपैथेटिक वे में पूछता है कि तुम इतने ज़्यादा डिजेक्टेड और हार्ट ब्रोकन क्यों हो, जिस पर किंग बताता है कि उसकी बिलवड की डेथ हो चुकी है. पोएट अपनी सिंपैथी और कंडोलेंस शो करता है और इसके साथ ही उसकी आँख खुल जाती है. लेकिन जब पोएट की आँख खुलती है तो उसके हाथ में ओविड की क्वीन अल्साइनो के बजाय ओविड की मेटामॉर्फोसिस होती है. अब हम बात करते हैं इटालियन पीरियड की. चूँकि चौसर डिप्लोमेट थे तो उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल किया. वो इटली में भी गए और वहाँ उनकी मुलाकात पेट्रार्क और बोकाचियो से हुई. डेंटे, बोकाचियो और पेट्रार्क इस दौर के फेमस इटालियन पोइट्स थे. देर कॉल्ड 3 crowns and 3 fountains in Italy. Dante is also called the father of Italian language. Divina Commedia डेंटे का फेमस वर्क है. Giovanni Boccaccio का renowned वर्क है डेकामेरून. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ नॉवेलाज. इसमें 100 टेल्स हैं जो 7 वीमेन और 3 मेन सुनाते हैं. वो फ्लोरेंस के नज़दीक एक विला में ब्लैक डेथ से बचने के लिए पनाह लिए हुए हैं. वो अपना टाइम पास करने के लिए और एक दूसरे को इंटरटेन करने के लिए टेल्स सुनाते हैं. इट इन्फ्लुएंस द चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स. पेट्रार्क को फादर ऑफ ह्यूमनिज्म और फादर ऑफ सोनेट्स भी कहा जाता है. इनका प्रोमिनेंट वर्क है रेरम वल्गेरियम फ्रेगमेंटा. इसे कंजोनियर भी कहा जाता है. कंजोनियर का मतलब है सॉन्ग बुक. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 366 लिरिकल पोइम्स. कहा जाता है कि ये पोइम्स उसने अपनी बिलवड लॉरा की प्रेज में लिखी. तो ये तो था इटालियन पोइट्स का इंट्रोडक्शन. हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि चौसर ने इटालियन लिटरेचर से मुतासिर होकर कौन कौन से फेमस वर्क प्रोड्यूस किए. फ्रेंच पीरियड की तरह इटालियन पीरियड का आगाज़ भी चौसर की ट्रांसलेशन से होता है. चौसर ने बोएथियस की बुक कंसोलेशन ऑफ फिलॉसफी को ट्रांसलेट किया.
ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया एक फिलोसफिकल वर्क है जो 524 में लिखा गया। इसे चौसर के अलावा अल्फ्रेड द ग्रेट एंड क्वीन एलिजाबेथ ने भी ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट है द हाउस ऑफ फेम। इट इज़ ए मास्टरपीस ऑफ कॉमिक फैंटेसी। इसमें ड्रीम एलिगोरी को यूज़ किया गया है। ये पोइम ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है और 2005 लाइन्स पर मुश्तमिल है। चौसर ने डेंटे की पॉपुलर पोइम डिविनिया कॉमेडिया से मुतासिर होकर ये पोइम लिखी। डिविनिया कॉमेडिया की तरह इसके भी 3 पार्ट्स हैं। ये पोइम्स ड्रीम्स पर बहस से शुरू होती है और नरेटर अपना ख्वाब सुनाता है। वो ख्वाब में देखता है कि वो टेम्पल ऑफ वीनस में मौजूद है और उसकी ग्लास वॉल्स पर वर्जिल्स एनियट लिखी हुई है। डीडो की कहानी पर ज़्यादा जोर दिया गया है जो कि रोमन प्रिंसेस थी। शी वॉज इन लव विद एनियस, ही बिट्रेड हिम एंड शी कमिटेड सुसाइड। चौसर यहाँ 1040 लाइन्स उसके बारे में लिखता है। इसके बाद वो बहुत सी ग्रीक्स वुमेन की लिस्ट बयान करता है जिनको अपने लवर से धोखा मिला और उनकी डेथ हो गई। इसके बाद वो टेम्पल से बाहर आता है और आसमान पर एक गोल्डन ईगल देखता है। ईगल इसे पकड़ लेता है और इसे हाउस ऑफ फेम की तरफ ले जाता है। 3rd पार्ट शुरू होता है जब नरेटर हाउस ऑफ फेम के सामने खड़ा है। इट इज़ सिचुएटेड ऑन ए हाई रॉक ऑफ आइस। इस हाई रॉक पर बहुत से फेमस पर्सन्स के नेम लिखे हुए हैं। नरेटर अंदर दाखिल होता है और देखता है कि गुडेस फेम, जिसकी काउंटलेस टंग्स, आइज और एयर्स हैं, लार्ज कंपनी ऑफ पीपल इज आस्किंग हर फॉर फेम। वहाँ एक आदमी नरेटर से पूछता है कि क्या आप भी यहाँ फेम हासिल करने के लिए आए हैं? तो नरेटर जवाब देता है, नहीं, मैं यहाँ न्यू टाइडिंग्स को सीखने के लिए आया था। चौसर हाउस ऑफ फेम से निकल जाता है और एक अननेम्ड मैन उसे एक नई हैरानकुन जगह पर ले जाता है जो कि हाउस ऑफ रूमर्स है, वेयर ही हेयर्स पीपल रिपोर्टिंग गॉसिप्स टू ईच अदर। लेकिन जैसे ही वो इस अननेम्ड मैन को देखते हैं सब खामोश हो जाते हैं। पोइट कहता है कि ही इज़ ए मैन ऑफ ग्रेट अथॉरिटी और पोइट की अचानक आँख खुल जाती है और ख्वाब टूट जाता है। Chaucer's first work is a dream, his second a broken dream, his next The Parliament of Fowl is a dream ending in a puzzle। इस पोइम में डेंटे और बोकाचियो की राइटिंग से कुछ एलिमेंट्स लिए गए हैं जो इस पोइम की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ये तकरीबन 700 लाइन्स पर मुश्तमिल है। ये राइम रॉयल स्टैंजा में लिखी गई है। इट इज़ ए वर्स फॉर्म ऑफ 7 लाइन स्टैंजा जो कि चौसर ने इंट्रोड्यूस करवाया। इसे चौसरियन राइम स्कीम भी कहा जाता है। बाद में किंग जेम्स I ने इसे किंग स्क्वेयर में इस्तेमाल किया जिसकी वजह से इसे राइम रॉयल स्कीम कहा जाने लगा। इसकी स्कीम है AB AB BCC। दिस पोइम इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट रेफरेंस टू सेंट वैलेंटाइंस डे। पोइम शुरू होती है जब नरेटर सिसरो की बुक सिसिपियोस ड्रीम पढ़ रहा होता है। पोइट इसे पढ़ते पढ़ते सो जाता है और सिसिपियो अफ्रीकानस इसके ख्वाब में आता है। अफ्रीकानस इसे गार्डन ऑफ लव में ले जाता है जहां पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स में मीटिंग चल रही है और गुडेस नेचर जो है वो इस पार्लियामेंट की प्रेसिडेंस है। ये वैलेंटाइंस डे है और इस दिन बर्ड्स अपने लिए स्पाउस चूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि 3 मेल्स ईगल एक ब्यूटीफुल फीमेल से शादी की ख्वाहिश करते हैं और इनमें से हर एक का कहना है कि वो इसके बगैर मर जाएंगे और यहाँ पर पार्लियामेंट में कॉमिक डिबेट शुरू हो जाती है। नेचर इस डिबेट को मज़ीद बढ़ने से रोकती है और अपना फ़ैसला सुनाती है कि फ़ीमेल ईगल के पास सोचने के लिए 1 साल का टाइम है। इसके बाद उसकी मर्ज़ी है वो जिसे चाहे अपना स्पाउस बनाए। बाकी बर्ड्स अपने मेट्स चूज़ कर लेते हैं। दिस पोएम एम्फसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री विल और आखिर पर बर्ड्स सेंट वैलेंटाइंस डे के बारे में गाना गाते हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि दिस इज़ अ पोएम इन द सेलिब्रेशन ऑफ सेंट वैलेंटाइंस डे।
इसके बाद ड्रीमर की आंख खुल जाती है और वो दोबारा से अपनी बुक पढ़ना शुरू कर देता है। वो मोहब्बत के बारे में जानना चाहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इटालियन पीरियड के नेक्स्ट रिनाउंड वर्क के बारे में, जो है ट्रायलस इन क्रीसाइड। ये पोइम भी राइम रायर्स स्कीम में लिखी गई है। इसका सोर्स बोकाचियो की पोइम इल फिलोस्ट्रेटो है। ये एक एपिक पोइम है और चौसर का सेकंड लार्जेस्ट वर्क है आफ्टर कैंटरबरी टेल्स। बहुत से स्कॉलर्स इसे चौसर का फाइनेस्ट वर्क कंसीडर करते हैं क्योंकि ये फिनिश्ड लॉन्ग पोइम है। कैंटरबरी टेल अगरचे चौसर का मास्टरपीस है, लेकिन ये वर्क अनफिनिश्ड है। इट कंटेन्स 8,239 lines and 5 books. It is a supreme example of courtly love. This poem is set in Troy city. इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रोजन वॉर है। कैल्कस जो कि एक सूदसेयर है, वो अपने इल्म गायब की बिना पर पहले ही जान लेता है कि जल्द ही ट्रॉय पर ग्रीक्स का कब्जा होने वाला है। तो वो ट्रोजन के साथ गद्दारी करता है और ट्रॉय को छोड़कर ग्रीक चला जाता है, जबकि उसकी बेवा बेटी क्रीसाइड ट्रॉय में ही मौजूद है। ट्रोजन प्रिंस ट्रायलस क्रीसाइड को टेम्पल में देखता है और उसे इससे मोहब्बत हो जाती है। पेंडारस जो कि क्रीसाइड का अंकल है, उसके ज़रिए दोनों में लेटर्स एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं। दोनों की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जाती है। उधर कैल्कस ग्रीक्स को इस बात पर राज़ी कर लेता है कि वो एंटनर जो कि एक ट्रोजन कैदी है, उसे रिहा कर दिया जाए और इसके बदले में क्रीसाइड को ट्रोजन से छुड़ाकर ग्रीक लाया जाए। अब ट्रायलस क्रीसाइड से कहता है कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन वह कहती है कि हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। मैं वहाँ जाऊँगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि 10 दिन बाद वापस तुम्हारे पास आ जाऊँगी। लेकिन जब वो ग्रीक कैंप में पहुँचती है तो उसे महसूस होता है कि उसके लिए वापस जाना नामुमकिन है। वो ट्रायलस को जवाब में हकारत अमेज खत लिखती है। ऑन 10th डे शी मीट्स विद ड्यूमीड्स। वो इसे प्रपोज करता है और वो इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और इसे नए लवर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है। इधर ट्रायलस और पेंडारस को यकीन हो जाता है कि अब क्रीसाइड कभी वापस नहीं आएगी। ट्रायलस कर्सिस फॉर्चून क्योंकि वो अभी भी क्रीसाइड से मोहब्बत करता है। पेंडारस उसे हौसला देता है और बाद में ट्रायलस एक बैटल में मारा जाता है। पोइम के एंड पे चौसर जो है वो मॉरल लेसन देता है कि यंग वंस शुड ओनली ट्रस्ट जेसस हु विल नेवर बिट्रे एनीवन अनलाइक ह्यूमन्स लवर। लेजेंड ऑफ गुड वुमेन चौसर का 3rd लार्जेस्ट वर्क है। ये इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाने वाला फर्स्ट सिग्निफिकेंट वर्क है। इसमें हीरोइक कपलेट को यूज़ किया गया है, जिसे बाद में चौसर ने कैंटरबरी टेल में भी यूज़ किया है। हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ 2 rhymed line of iambic pentameter and written in an elevator style। ये भी ड्रीम एल्गोरिकल कन्वेंशन में लिखा गया है। ये एक ऐसा वर्क है कि जिसके 2 प्रोलॉग हैं। ये कहा जाता है कि जब ये पोइम पहली दफ़ा लिखी गई तो लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ किया और चौसर ने इसे सैनिटाइज करने के लिए अगेन इसका प्रोलॉग लिखा। द पोएट recounts the 10 stories of virtuous women in 9 sections such as Cleopatra, Medea, Lucrece, Philomela, Dido, etc. तमाम करैक्टर्स ग्रीक मिथोलॉजी से लिए गए हैं और चौसर इन वीमेंस के गुड डीड्स को अपने अंदाज में बयान करता है। ये भी चौसर का अनफिनिश्ड वर्क है क्योंकि प्रोलॉग में 19 वुमेन का जिक्र मिलता है, लेकिन चौसर सिर्फ 10 वुमेन की स्टोरीज डिस्क्राइब करता है। ये माना जाता है कि चौसर इस वर्क से बोर हो गया था, दैट्स व्हाई ही गिव इट अप। लेकिन फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल भी बोर नहीं होना। वेल, लिटरेचर इज़ नॉट समथिंग लाइक बोरियत, इट इज़ फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड हैप्पीनेस। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पीरियड की जानिब,
जी हाँ, इंग्लिश पीरियड, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पीरियड में चौसर ने मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना शुरू किया और कैंटरबरी टेल की सूरत में मैग्नम ओपस प्रोड्यूस किया। चौसर ने ईस्ट मिडलैंड डायलैक्ट में लिखा, जो कि लंदन में बोला जाने वाला डायलैक्ट था और ये ग्रामर और सिंटेक्स के लिहाज से सिंपलेस्ट डायलैक्ट था। लॉयल अ क्रिटिक सेज दैट चौसर फाउंड हिज इंग्लिश अ डायलैक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। कैंटरबरी टेल्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में तफसील के साथ बयान करेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं चौसर के कंटेम्प्रेरीज के बारे में। विलियम लैंगलैंड, जॉन गॉर और पर्ल पोइट चौसर के कंटेम्प्रेरी थे। विलियम लैंगलैंड was one of the greatest poets of Middle Ages. He was a stoic and intensely real. उन्होंने अपने वर्क पायस द प्लोमैन में मिडीवियल इंग्लैंड की रियल पिक्चर को डिपिक्ट किया है। उन्हें पायस द प्लोमैन का ऑथर कंसिडर किया जाता है। ये पोइम भी ड्रीम एलेगोरिकल कन्वेंशन में लिखी गई है। ये एलिट्रेटिव वर्स में लिखी गई है और फ्रेंड्स, विलियम लैंगलैंड को ओल्ड इंग्लिश एलिट्रेटिव वर्स यूज़ करने वाला लास्ट पोइट कंसिडर किया जाता है। दिस पोइम इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शंस कॉल्ड पॉजेस। इसमें रॉबिन हुड टेल्स का फर्स्ट रेफरेंस मिलता है। विलियम लैंगलैंड ने पोइम को काफ़ी दफ़ा रिवाइज किया, एडिट किया। डेट्स वाई हमें इस पोइम के 3 वर्जन्स मिलते हैं, वर्जन ए, बी एंड सी। वर्जन बी इज़ वाइडली read and translated. It is a complex poem having complex variety of religious themes. Hudson calls William Langland essentially a poet of people. इस पोइम में वो मिडीवियल इंग्लैंड की सीमी साइड दिखाता है, जबकि चौसर कैंटरबरी टेल्स में मैरी इंग्लैंड दिखाता है। वो लोअर क्लास की मिजरीज, एक्सप्लॉयटेशन और इन पर होने वाले जुल्म को दिखाता है। वो करप्ट रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस पर स्कॉर्चिंग स्टायर करता है। फ्यूडल सिस्टम उसका आइडियल और फेवरेट सिस्टम है। वो इदारों में चेंज की ख्वाहिश नहीं रखता, बल्कि वो कहता है कि ऑल वुड बी वेल इफ द डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ द सोसाइटी वुड डू देयर ड्यूटी। पायस द प्लोमैन का मेन थीम है डू वेल एंड हैव वेल एंड गॉड शैल हैव योर सोल, डू इविल एंड हैव इविल एंड इविल शैल हैव योर सोल। वो लोगों को रूलिंग क्लास के खिलाफ एहतजाज करने के लिए नहीं उकसाता, बल्कि वो कहता है कि हर एक को चाहिए कि वो सोसाइटी में फैली हुई इविल्स का जायज़ा लें और सोसाइटी को इनसे पार करने के लिए अपना किरदार अदा करें। वो चाहता है कि सब रियल क्रिश्चियंस बन जाएं, यही इन तमाम मसाइल का हल है। जॉन गॉर डाइडैक्टिक और मॉरल पोइट थे और चौसर के करीबी दोस्त थे। उनके एजुकेशन के बारे में ज़्यादा तो मालूम नहीं, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन्होंने भी चौसर की तरह लॉ की तालीम हासिल की। वो अरिस्टोक्रेटिक लैंडलॉर्ड थे। जॉन गॉर का ताल्लुक कैंट से था। चौसर उन पर बहुत ट्रस्ट करते थे। जब चौसर 1378 में इटली गए, चौसर गेव हिम पावर ऑफ अटॉर्नी ओवर हिज अफेयर्स इन इंग्लैंड। चौसर ने अपनी एपिक पोइम ट्राइलेस एंड क्रीसाइड भी गॉर को करेक्शन के लिए सबमिट करवाई थी। चौसर अपनी ये पोइम जॉन गॉर को ही डेडिकेट करता है और इसी में उसे मॉरल गॉर का टाइटल भी देता है। इसके जवाब में जॉन गॉर ने कन्फेसियो अमेंटिस में वीनस के माउथ से चौसर की तारीफ करवाई है। जॉर्ज प्यूटनहम कॉल्ड देम द फर्स्ट मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइजी। जॉन गॉर ने फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में लिखा। अपनी ज़िंदगी के लास्ट ईयर्स में वो अंधे हो गए थे और 1408 में उनकी डेथ हो गई। उनका फर्स्ट फेमस वर्क है मिरर डी आई ओमे, मिरर ऑफ मैनकाइंड। इसका लैटिन टाइटल है स्पेकुलम मेडिटेंस। ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी गई लॉन्ग डाइडैक्टिक पोइम है। इट कंटेन्स 29,945 लाइन्स। इसका मेजर थीम मैन्स सल्वेशन है। डेविल और सिन की 7 डॉटर्स हैं, जिनकी बहुत सी ग्रैंड डॉटर्स हैं, और रीज़न और कॉन्शियस मैनकाइंड को इनसे बचाने में नाकाम रहते हैं। तो गॉड हेवन से 7 वर्चूज़ को भेजता है। जिनकी मज़ीद ग्रैंड डॉटर्स हैं
जो इन डेविल फोर्सेस का मुकाबला करती हैं। गावर ने इस पोइम में सोसाइटी की तीनों स्टेट, चर्च, नाइट्स और वर्कर्स की करप्शन को दिखाया है। एवरी मैन इज टेंटेड एंड रेपिटेंस इज द ओनली इंटरसेक्शन टू बिकम प्योर। फ्रेंड्स, जॉन गोवर का नेक्स्ट नोटेबल वर्क है वॉक्स क्लेमेंटिस। इट इज द क्राइज ऑफ जॉन गोवर अगेंस्ट द सोशल इवल्स ऑफ मिडीवल इंग्लैंड। ये लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई और ये 10,000 लाइन्स पर मुश्तमिल है। ये एलिजाइक वर्स में लिखी गई। प्रोबेबली ये पेजेंट रिवॉल्ट के फ़ौरन बाद लिखी गई, क्योंकि इसमें पेजेंट रिवॉल्ट का जिक्र भी मिलता है। चूँकि गावर खुद अरिस्टोक्रेटिक और लैंडलॉर्ड था, इसलिए वो भी अरिस्टोक्रेसी को फेवर देता है और अरिस्टोक्रेसी की ही साइड लेता है। ही सपोर्ट्स रिफॉर्म्स विद इन द एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर। अगरचे चौसर ने इसे इसकी डायडेक्टिक नेचर की वजह से मॉरल गोर का टाइटल दिया है, लेकिन ये लॉलर्ड मूवमेंट के खिलाफ था। इस पोइम में पोइट सोसाइटी में बढ़ती हुई इवल्स और करप्शन पर लामेंट करता है। ही सेज, आई थ्रो माई डॉट्स एंड शूट माई एरोज एट द होल वर्ल्ड, बट वेयर देयर इज अ राइटियस मैन नो एरोज स्ट्राइक्स। कन्फेसियो अमांटिस, अ लवर्स कन्फेशन। कन्फेसियो अमांटिस जॉन गोवर का मास्टरपीस है। ये मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई लॉन्ग पोइम है। It is a narrative in dialogue form. We can say that it is a poem of confession and consolation. ये 33,000 लाइनों पर मुश्तमिल है। पायर्स द प्लोमैन की तरह इस पोइम के भी 3 वर्जन्स हैं। लास्ट वर्जन 1393 में कंप्लीट हुआ। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 1 प्रोलॉग एंड 8 बुक्स। इसके प्रोलॉग से हमें ये पता चलता है कि ये रिचर्ड II की रिक्वेस्ट पर लिखी गई। स्ट्रक्चर के लिहाज से इस पोइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एक्सटर्नल मैटर, नैरेटिव फ्रेम एंड द टेल्स। एक्सटर्नल मैटर में प्रोलॉग को कंप्राइज किया गया है। नैरेटिव फ्रेम में इस पोइम की मेन स्टोरी यानी कि फ्रेम स्टोरी को बयान किया गया है। फ्रेम स्टोरी एक ऐसी कहानी होती है जिसमें मज़ीद बहुत सी कहानियाँ बयान की जाती हैं। अब यहाँ जो फ्रेम स्टोरी है वो कुछ यूँ है कि एक लवर डिसहार्ट होकर जंगल की तरफ निकल जाता है। वो वहाँ वीनस और क्यूपिड को मदद के लिए आवाज़ें देता है। वीनस अचानक नमूदार होती है और लवर से पूछती है कि वो इतना डिजेक्टेड और मॉर्नफुल क्यों है। वो इसे बताता है कि मोहब्बत की वजह से वो मौत के किनारे पर खड़ा है। वीनस, जो कि गुडेस ऑफ लव है, उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें इस मोहब्बत से छुटकारा मिल जाएगा। वीनस अपने प्रीस्ट जीनियस को बुलाती है कि वो इसका कन्फेशन सुने। जीनियस आता है और इसे नेक्स्ट 7 डेडली सिंस के पास भेज देता है कि वो हर एक के पास जाकर अपने गुनाहों का एतराफ़ करे और माफ़ी मांगे। Thus, the bulk of the work is devoted to lovers' confession. जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इसकी 8 बुक्स हैं, तो पहली बुक में प्रोलॉग और बाकी 7 बुक्स में बारी बारी 7 डेडली सिंस और उनके साथ लवर की मुलाकात को बयान किया गया है। इस तरह जो 3rd पार्ट है द टेल्स, इसमें तकरीबन 100 इंडिविजुअल स्टोरीज़ को बयान किया गया है। स्कॉलर्स का ये मानना है कि गोवर की कोई टेल भी ओरिजिनल नहीं है, बल्कि डिफरेंट सोर्सेज से ड्रॉ की गई है। जो इस पोइम का मेजर सोर्स है वो ओविड की मेटामॉर्फोसिस है। अपोलोनियस इज़ द बेस्ट नॉन टेल इन इट। इसके अलावा चौसन ने भी गोवर की कुछ टेल्स को कैंटरबरी टेल्स में बयान किया है, जिनमें टेल ऑफ कॉन्स्टेंस जो मैन ऑफ लॉ सुनाता है, और टेल ऑफ लॉथली ब्राइड जो कैंटरबरी टेल में वाइफ ऑफ बास सुनाती है। इन शॉर्ट, द पोइम एड्रेसेस द रोल ऑफ क्रिश्चियनिटी इन क्रिश्चियन वर्ल्ड। So let's talk about our next poet, Gawain poet. Is the name given to the author of Sir Gawain and the Green Knight. जैसा कि हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मिडल इंग्लिश पीरियड के ऑथर अपने बारे में इंफॉर्मेशन देना या अपने वर्क्स को साइन करना पसंद नहीं करते थे। सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट एक शिवलरिक रोमांस है जो कि किसी एनोनिमस पोइट ने लिखा है। इस रोमांस की पॉपुलैरिटी की वजह से इसके पोइट को गवेन पोइट कहा जाने लगा। गवेन पोइट को पर्ल पोइट भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पर्ल पोइम भी लिखी जो कि एक रिलीजियस पोइम है।
स्कॉलर्स का ये मानना है कि गवेन पोइट ने 4 पोइम्स लिखी, सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट, पर्ल, प्योरिटी एंड पेशेंस। ये चारों पोइम कॉटन मैन्युस्क्रिप्ट में प्रिजर्व की गई हैं और ये वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखी गई हैं। सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट वेल नॉन आर्थरियन रोमांस है जो कि एलिटरेटिव वर्स में लिखी गई। ये 2530 लाइनों पर मुश्तमिल है और इसकी सिंगल कॉपी कॉटन मैन्युस्क्रिप्ट में प्रिजर्व की गई है, जिस मैन्युस्क्रिप्ट में बेओवुल्फ की सिंगल कॉपी भी मौजूद है। पर्ल पोइम एलिजाइक फॉर्म में लिखी गई है। इस पोइम में पोइट नहायत खूबसूरत अंदाज में थियोलॉजी और एलिजी को कंबाइन करता है। पोइम को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, प्रोलॉग, डायलॉग एंड एप्लॉग। ये पोइम ड्रीम एलिगोरिकल कन्वेंशन में लिखी गई है। नरेटर एक फादर है जो अपनी 2 साल की बेटी की मौत पर लामेंट करता है। वो इसे याद करते करते सो जाता है और ख्वाब में अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर पाता है। ब्यूटीफुल ब्राइट रिवर इज़ आल्सो रनिंग हेयर, और वो इस दरिया की दूसरी साइड पर एक खूबसूरत दशीज़ा को देखता है। इसने वाइट लिबास पहना हुआ है और मोतियों से सजी हुई है। वो अपनी बेटी को देखकर हैरान हो जाता है। वो रिवर क्रॉस करके उसके पास जाना चाहता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। दोनों के दरमियान मीन्स ऑफ सॉल्वेशन के बारे में कन्वर्सेशन होती है। लड़की नरेटर को न्यू यरूशलेम के बारे में बताती है और कहती है कि वो इस सिटी ऑफ गॉड में बहुत खुश है और आप भी गॉड की रज़ा को तस्लीम कर लें। आखिर पर वो इसे क्राइस्ट के मार्च में शामिल होते हुए देखता है। वो दरिया को क्रॉस करना चाहता है लेकिन इसकी आंख खुल जाती है। इस पोइम की भी सिंगल कॉपी कॉटन मैन्युस्क्रिप्ट में प्रिजर्व की गई है। प्योरिटी और पेशेंस में इन दोनों वर्चूज़ को बयान किया गया है। ये भी एलिटरेटिव वर्स में लिखी गई हैं। इनका मेजर सोर्स वल्गेट है। इनमें बिब्लिकल स्टोरीज को बयान किया गया है। फ्रेंड्स, वी हैव सक्सेसफुली कवर्ड द पोएट्री ऑफ एज ऑफ चॉसर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस इरा में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क लिखे गए। सबसे पहले चॉसर के प्रोज वर्क की ही बात कर लेते हैं। चॉसर अपनी पोइट्री की वजह से मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेटे लेविस चॉसर के लिए एक प्रोज वर्क भी लिखा है, अ ट्रीटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब। It is considered oldest work in English language upon a scientific instrument. ये एस्ट्रोलेब के बारे में इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है, इसमें इसकी फॉर्म और प्रॉपर यूज़ के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, इस पीरियड का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क है विक्लिफ बाइबल। जॉन विक्लिफ वॉज ए फिलोसफर, थियोलॉजियन, प्रीस्ट एंड प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इनको 1381 में रोमन कैथोलिक चर्च पर क्रिटिसिज्म करने की वजह से यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। वो चर्च में होने वाली करप्शन के खिलाफ थे। उन्होंने प्योरगेटरी के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया। वो सेल ऑफ इंडल्जेंस के सख्त खिलाफ थे। इंडल्जेंस एक ऐसी रिचुअल थी कि जिसके ज़रिए प्रीस्ट लोगों से रकम लेकर उन्हें सर्टिफिकेट इशू कर देते थे कि अब तुम गुनाहों से पाक हो गए हो। He suggested that Christians should only rely on Bible rather than the teaching of popes. उन्होंने 1377 में लॉलर्ड मूवमेंट का आगाज़ किया। वो रोमन कैथोलिक चर्च के डॉक्ट्राइन में रिफॉर्मेशन की ख्वाहिश रखते थे। इसी तहरीक की वजह से उन्हें द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन कहा जाता है। उन्होंने 1382 में बाइबल को इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया ताकि कॉमन पीपल इसे पढ़ सकें और चर्च को छोड़कर इसकी तालीमात पर अमल कर सकें। इन 1384 ही डाइड ऑफ स्ट्रोक। 1450 में काउंसिल ऑफ कॉन्स्टेंस ने विक्लिफ को हेरेटिक करार दे दिया और उनकी तमाम राइटिंग्स पर बैन लगा दिया। विक्लिफ बाइबल के 2 वर्जन हैं। पहला वर्जन वो है जो 1382 में उसकी लाइफ में कंप्लीट हुआ। इसके यंगर कंटेम्प्रेरी जॉन परवे ने इसे 1388 में रिवाइज किया, जो कि इसका दूसरा वर्जन है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क है द ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडाविल। अर्लीस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट इज़ इन फ्रेंच। इस वर्क को बहुत सी ज़ुबानों में ट्रांसलेट किया गया, जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा शोहरत मिली।
एंड डेट्स ऑल। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के मुतालिक मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।